नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने चैनल में मैं इंद्रजाल कॉमिक्स की पुरानी अंकों को दिखाता हूं दोस्तों, और अभी भी खरीद रहा हूं। खरीद के भी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं। और दोस्तों, मैं अपने बचपन के एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं। और दोस्तों, इंद्रजाल कॉमिक्स की रीडिंग मैं करता हूं एक रोज। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं करने जा रहा हूं इंद्रजाल कॉमिक्स के अंक 38, सिर्फ 38 की जो है रीडिंग करने जा रहा हूं। नाम है अंतरिक्ष का यात्री। और दोस्तों, ये बहुत ही पुरानी 1967 में प्रकाशित हुई इंद्रजाल कॉमिक्स है। तो दोस्तों, आइए पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ बात करेंगे। वॉल्ट डिज्ने कृत अंतरिक्ष का यात्री। युग युग से मनुष्य आकाश को देखकर सोचता है कि उसमें क्या क्या रहस्य छुपे हैं, उन्हें कैसे खोलें। सबसे पहले शायद चंद्रमा के रहस्य। चंद्रमा की दुनिया निर्जीव और वायुमंडल रहित है। निस्तब्ध अपरिवर्तनशील मरुस्थल, जिसके अंधेरे भाग का तापमान 0 से 250 अंश नीचे और सूर्य से प्रकाशित भाग का तापमान 200 से ऊपर पहुंच जाता है। चंद्रमा कैसे बना, यह अभी तक अज्ञात है, तथापि खगोल शास्त्रियों का विश्वास है कि किसी युग में सारा सौरमंडल कॉस्मिक गैसों और धूल के गोल गोल घूमने वाले विशाल बादल का भाग था। यह बादल धीरे धीरे जमा और उससे सूरज तथा सूरज के गिर्द घूमने वाले 9 ग्रह और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले उनके उपग्रह या चंद्रमा बने। विशालकाय बृहस्पति के 12 चंद्रमा हैं, शनि के 9, मंगल के 2, हमारी पृथ्वी के 1, बुध, मरकरी और शुक्र, वीनस के 1 भी नहीं। हमारे चंद्रमा का व्यास 2000 मील यानी पृथ्वी से लगभग चौथाई है। पृथ्वी से दूरी है 2,40,000 मील। एक महीने में वह पूरी पृथ्वी की लगभग अंडाकार परिक्रमा करता है। चंद्रमा घूमता है, इसलिए उसका कुछ भाग ही सूर्य से प्रकाश पाता है। हर रात उस प्रकाशित भाग के अलग अलग अंश हम देखते हैं। चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, तब हमें उसका अंधेरा भाग
दिखाई देता है, उस दिन शुक्ल पक्ष शुरू होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जैसे जैसे अपनी कक्षा पर आगे बढ़ता है, उसका प्रकाशित भाग हमें दिन प्रतिदिन अधिक दिखने लगता है। जिस दिन वह सूरज से दूर पृथ्वी की दूसरी ओर आता है, उस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है और आगे बढ़ने पर उसके प्रकाशित भाग का दिखना दिन ब दिन कम होने लगता है। बस इस तरह महीने भर में अपनी परिक्रमा पूरी करके वह फिर से शुक्ल पक्ष शुरू होने वाली स्थिति में आ जाता है। चंद्रमा नित्य प्रति हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। हमारी पृथ्वी के महासागरों में उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार आते हैं। उस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है और आगे बढ़ने पर उसके प्रकाशित भाग का दिखना दिन ब दिन कम होने लगता है। इस तरह महीने भर में अपनी परिक्रमा पूरी करके वह फिर से शुक्ल पक्ष शुरू होने वाली स्थिति में आ जाता है। चंद्रमा नित्य प्रति हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। हमारी पृथ्वी के महासागरों में उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार आते हैं। शताब्दियों तक दूरी के कारण चंद्रमा के रहस्य ज्ञात न हो सके। अब शक्तिशाली दूरवीक्षण यंत्रों और कैमरों से हम उसके धरातल का काफी बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। उसके पहाड़, जिनमें से कुछ पृथ्वी के ऊंचे से ऊंचे पर्वतों से भी मील भर ऊंचे हैं। उसके गड्ढे, जिसमें कुछ तो गढ़इयां ही हैं, लेकिन कुछ के मुख 146 मील चौड़े हैं। महान खोजों ने हमें एक नए सीमांत की देहली पर ला खड़ा किया है। ग्रहों के अंतरिक्ष की देहली पर अंतरिक्ष में सबसे पहले अन्वेषण बनेगा चंद्रमा का। वैज्ञानिक और इंजीनियर चंद्रमा की यात्रा की योजनाएं बना रहे हैं। एक बात पर अब सभी सहमत प्रतीत होते हैं, चाहे रासायनिक ईंधन काम में आए, चाहे अणुशक्ति, मनुष्य रॉकेट चालित यान से ही अंतरिक्ष में जा सकता है। रॉकेटों का इतिहास चीन में 13वीं शताब्दी से शुरू होता है, काई फुंग फू की लड़ाई से। उसी में पहली बार प्रक्षेपणास्त्रों के चालन के लिए विस्फोट की शक्ति का उपयोग किया गया था। पाँच सौ से अधिक वर्षों के बाद सर आइजक न्यूटन ने इसका सिद्धांत प्रस्तुत किया। हर क्रिया की उससे उल्टी और समान शक्ति की प्रतिक्रिया होती है। आकू आक्षू, आपके कुत्ते की हर चीख इस सिद्धांत का उदाहरण है। यह हुई क्रिया।
वॉक, जो समान शक्ति की प्रतिक्रिया से उसके सर को पीछे धकेलती है। ऐसे ही जब साधारण रॉकेट छोड़ा जाता है, विस्फोट इस ओर धकेलता है, उसकी शक्ति रॉकेट को इस ओर धकेलती है। (1945) में अमेरिकी सरकार ने गंभीरता से रॉकेट निर्माण प्रारंभ किया। जर्मनी के जो V2 रॉकेट पकड़े गए थे, उनकी जानकारी के आधार पर अमेरिका ने मार्टिन, वाइकिंग और कारपोरल नामक नए और विकसित रॉकेट बनाए। चार वर्ष में ऐतिहासिक सफलता मिली। एक रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच गया। यह सफलता मिली थी वैक कारपोरल नामक छोटे से रॉकेट को, जो V2 के अग्रभाग में लगाया गया था। जब V2 अपनी तीव्रतम गति में आया, छोटा रॉकेट जलकर छूटा। इस अतिरिक्त गति से वह 250 मील की ऊंचाई तक पहुंचा। पहली बार मनुष्य द्वारा बनाई हुई कोई चीज अंतरिक्ष में पहुंची। यह रॉकेट 2 भाग का था। फिर 3 भाग वाला रॉकेट बनाने की बारी थी। 3 भाग वाले रॉकेट में द्रव ऑक्सीजन और अल्कोहल काम में आते हैं। उसकी ऊंचाई लगभग 70 फीट। इतने बड़े यान को छोड़ने के लिए जबरदस्त शक्ति चाहिए। लपट जैसा अनवरत विस्फोट जिसकी गर्मी रॉकेट की मोटर को पिघला दे। परंतु उसकी बनावट ऐसी कि पिघलता नहीं। अल्कोहल ईंधन पहले तो मोटर के गिर्द घूमकर उसे ठंडा रखता है। फिर वह ऑक्सीजन के साथ प्रज्वलन कक्ष कंबशन चैम्बर में छोड़ा जाता है, जहां अनवरत विस्फोट के रूप में जलने लगता है। छूटने के बाद 65 सेकंड में रॉकेट 20 मील की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और अपने पहले भाग को गिरा देता है। 45 मील की ऊंचाई पर दूसरा भाग भी अलग हो जाएगा। तीसरा भाग आगे बढ़ेगा और ऊंचा और तेज 70 मील की ऊंचाई पर पहुंचने तक जलता रहेगा। गति 18,000 मील प्रति घंटे से भी अधिक। इस ऊंचाई पर इसका वेग ही इसे अंतरिक्ष में पहुंचा देता, परंतु पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचता है। इस खिंचाव के कारण वह ऊपर जाते हुए गोल मोड़ लेता है। अगर उसकी गति कम होती तो वह वापस पृथ्वी पर गिर जाता, शायद यहां। परंतु उसका पथ बहुत सावधानी से आंका गया था, इसलिए वह बिल्कुल उतनी ही गोलाई से मोड़ लेता है जितनी गोलाई पृथ्वी की है।
और पृथ्वी की ओर गिरते हुए भी वह रॉकेट की वही गोलाई और दूरी बनाए रखता है। जब तक उसकी गति पर्याप्त तीव्र है, तब तक उसकी शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बराबर बनी रहेगी और वह अनिश्चित काल तक उसी गोलाई से घूमता रहेगा। वह अपनी गति कायम रख सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायु नहीं है जिसका घर्षण गति को घटाए, यात्रा में कुछ हेर फेर करने पड़े। वे यंत्रों द्वारा पृथ्वी से ही किए जा सकते हैं। इसके बाद वह हमेशा परिक्रमा करता रहेगा। मनुष्य द्वारा निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष के अन्वेषण का प्रथम यान, चंद्रमा की पहली यात्रा के लिए महान कदम। 1075 मील की ऊंचाई पर लगभग 16,000 मील प्रति घंटे की गति वाला उपग्रह 2-2 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता रहता है। उसके टेलीविजन के कैमरा पृथ्वी के चित्र हमें भेजते हैं। उस ऊंचाई से हम तूफानों की गति विधि देख सकते हैं। पहली बार हम पृथ्वी के महासागरों के सही नक्शे बना सकते हैं। परंतु अंतरिक्ष यात्रा में मनुष्य की मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया क्या होती है? विज्ञान का एक नया क्षेत्र अंतरिक्ष चिकित्सा इस प्रश्न का उत्तर खोज रही है। अंतरिक्ष चिकित्सा की कठिन समस्याओं को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने परीक्षण के लिए एक साधारण मनुष्य बनाया। हम उसे अंतरिक्ष मानव कहेंगे। हमारी पहली समस्या है अंतरिक्ष में छोड़े जाने पर जो दबाव उस पर पड़ेंगे, उन्हें क्या वह झेल सकेगा? दबावों का कुछ अनुभव होता है। उसे मोटर की गति बढ़ाने पर मोटर जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मनुष्य दबाव से सीट के तकिए पर पीछे की ओर दबता जाता है। उसका शरीर गति के परिवर्तन से संघर्ष करता है और जब मोटर रुकती है, उसका शरीर आगे झटका खाता है। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल शक्ति को स्पष्ट करना उचित होगा। जब कोई चीज एक केंद्र के चारों ओर घूमती है, तो वह कुछ शक्ति बाहर की ओर लगाती है। यही सेंट्रीफ्यूगल शक्ति है। खेल तमाशों के गोल हिंडोलों में इस शक्ति का अनुभव होता है। सेंट्रीफ्यूगल नामक यंत्र से हम वह जबरदस्त दबाव पैदा कर सकते हैं जिसे मनुष्य को रॉकेट छोड़े जाने पर झेलना होगा। इन परीक्षणों से सिद्ध हुआ कि रॉकेट छोड़ते समय मनुष्य लेटा हुआ हो तो दबाव उसके सारे शरीर पर समान रूप से बटा रहेगा। यह दबाव उसके वजन से 9 गुना या इससे भी अधिक होता है। खड़े या बैठे रहने पर यह दबाव शरीर के इतने छोटे से भाग पर पड़ता है कि सहा नहीं जा सकता। इंजन रुकने पर समस्या आएगी भारहीनता की।
अंतरिक्ष में मनुष्य हो या पंख, पानी का बबूला हो या लोहे का टुकड़ा, वजन सबका बराबर होगा। यूं कहें कि वजन होगा ही नहीं। लिफ्ट में अगर हम लिफ्ट का तार काटकर सारे सहारे काट दें तो अंतरिक्ष जैसी भारहीनता पैदा हो जाए। मनुष्य को बराबर महसूस होता है कि वह गिर रहा है। उसे इस एहसास का अभ्यस्त होना पड़ेगा। भार नहीं है तो ऊपर और नीचे का दिशा ज्ञान भी नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थिति से तालमेल बैठाने में मनुष्य को कठिनाई होगी। अंतरिक्ष मनुष्य को हर काम में सावधानी बरतनी होती है। शुरू में अभ्यास रस्सियों से कराया जाता है। भारहीनता में भोजन करना भी समस्या बन सकता है, खास तौर से द्रव पदार्थ उड़ेलना असंभव। द्रवों के लिए टाइट्रेशन नलियां चाहिए जिनमें द्रव ठहरा रहेगा। फिर जहां चाहो वहां फूंक कर निकाल दो। प्लास्टिक की बोतलें काम में आएंगी ताकि दबाने से द्रव निकल आए। अंतरिक्ष मानव की शया जाल से घिरी रहेगी ताकि सोते समय मनुष्य अंतरिक्ष में तैरने न लगे। परंतु अंतरिक्ष के शून्य में तैरते हुए यान में मनुष्य की मानसिक प्रतिक्रिया क्या होगी? चंद्रमा की यात्रा का पहला प्रयत्न कब होगा? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्तियों को सुरक्षित वापस लाने के उद्देश्य से तैयारी बहुत सावधानी से करनी होगी। चंद्रमा के गिर्द घूमकर अब आने की योजना यह है। पृथ्वी यात्रा के 2 दौर होंगे। पृथ्वी से छूटने वाला रॉकेट यान धरती के गुरुत्वाकर्षण के बराबर गति प्राप्त करने के लिए अपना सारा ईंधन जला डालेगा। फिर बिना किसी शक्ति के वह मानवहीन उपग्रहों की तरह पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पृथ्वी की परिक्रमाएं करने लगेगा। यह हुआ पहला दौर। यदि परिक्रमाओं के दौरान यान को मालवाहक रॉकेट यान से ईंधन दिया जा सके तो वह दूसरे दौर चंद्रमा का चक्कर लगा आने को चल देगा। नया ईंधन देने के लिए पृथ्वी से 9000 मील ऊपर परिक्रमा पथ में एक अग्रिम केंद्र स्थापित किया जाएगा। चंद्र यात्रा के अंतिम दौर का प्रमुख केंद्र होगा। यह अंतरिक्ष स्टेशन इसका रूप पहिए जैसा होगा और उसका व्यास 200 फीट होगा। पहिए की परिधि में 50 कर्मचारियों के निवास की व्यवस्था होगी। स्टेशन तक जाने के लिए धुरी में एयरलॉक रहेगा। रेडियो और रडार के एंटीना के नीचे आणविक रिएक्टर बना रहेगा। उसके द्वारा स्टेशन के लिए
बिजली पैदा की जाएगी। धुरी से परिधि तक 3 लिफ्टें रहेंगी। बाकी के पतले नल बिजली उत्पादक यंत्रों को ठंडा करने और एयर कंडीशनिंग के लिए कंडेंसरों का काम देंगे। पहिया 1 मिनट में 3 चक्कर की गति से घूमता रहेगा। इससे कर्मचारियों के लिए गुरुत्वाकर्षण पैदा होता रहेगा, भारीनता नहीं आएगी। फर्श ऐसे रहेंगे कि कर्मचारियों के सर धुरी की ओर रहेंगे, यानी धुरी की तरफ ऊपर और दूसरी तरफ नीचे का भान होगा। यह पूरा पहिया पहले पृथ्वी पर बनाकर जांच लिया जाएगा, फिर उसके हिस्से अलग अलग किए जाएंगे और उन्हें मानवविहीन मालवाहक रॉकेटों से ऊपर भेजा जाएगा। एक मानव युक्त रॉकेट पृथ्वी से 1075 मील की ऊंचाई पर मौजूद होगा, जो उन रॉकेटों को परिक्रमा पथ में यथास्थान ले जाएगा। पहिए के बनने तक वह मानव युक्त रॉकेट ही काम का नियंत्रण करेगा। पहला मालवाहक रॉकेट आ रहा है, यंत्र चलित है। यह 4 भागों वाला रॉकेट है। अंतिम भाग माल लादने के लिए विशेष प्रकार का बनाया गया है। जब रॉकेट 18,468 मील प्रति घंटा की रफ्तार में आता है तो उसकी मोटरें स्वतः बंद हो जाती हैं और नियंत्रक रॉकेट उसका संचालन करता है। दूर नियंत्रणों के द्वारा वह आने वाले रॉकेट को घुमाता है, जिससे वह परिक्रमा पथ में आकर मार्गदर्शक यान के बराबर आ जाता है। अब बहुत ही सावधानी बरतना जरूरी है। मालवाहक यान की मोटर फिर चालू की जाती है और उसकी गति व दिशा मार्गदर्शक यान के अनुरूप हो जाती है। यान को छूटे 56 मिनट हो गए हैं। अंतरिक्ष में मालवाहक यान मार्गदर्शक यान से 2000 फीट आगे है। 2 कर्मचारी उसमें से माल निकालने को रवाना होते हैं। पहले रॉकेट की मोटर और ईंधन के टैंक अलग किए जाते हैं। फिर यान से 2 बोतल की शल्क के निर्माण सूट निकाले जाते हैं और मार्गदर्शक यान के एयरलॉक में लगाए जाते हैं। दोनों में एक एक व्यक्ति संचालन के लिए होगा। यंत्रों के द्वारा ये संचालन करने वाले कर्मचारी किसी भी दिशा में जा सकते हैं। सूटों में दूर नियंत्रित 7 यांत्रिक भुजाएं हैं। हर भुजा में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए विशिष्ट यंत्र लगे हैं और यानों के वास्ते जगह बनाने के लिए इस यान के हिस्से हटाए जाते हैं और बाजू यंत्रों द्वारा खोले जाते हैं। नायलॉन की रस्सियां से सब भाग बंधे रहते हैं। अब पहिए का निर्माण शुरू होता है।
सबसे पहले धुरी का प्लास्टिक का तहाया हुआ अंदरूनी भाग, उसके अंदर ही हवा है जिससे वह गुब्बारे की तरह फूल जाता है। उल्का खंडों से बचाने के लिए तुरंत हाउस पर धातु की चादरें मढ़ी जाती हैं। एयरलॉक लगाने के बाद धुरी निवास स्थान का काम देती है। 24-24 घंटों के अंतर से मालवाहक यान आते रहेंगे। हर एक में माल उसी तरतीब से आएगा जिसमें कि वे स्टेशन के निर्माण में लगेंगे। ये सब चीजें अंतरिक्ष में 16,000 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, यद्यपि उनमें गति का आभास नहीं होता। हिस्सों को उठाने धरने में कोई कठिनाई नहीं, बहुत मजबूती की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी भारहीन हैं। हिस्सों को परस्पर जोड़ने का काम है। अंतरिक्ष में एक अकेला आदमी बिना सीढ़ी वगैरह ऊंचे ऊंचे भवन बना सकता है। स्टेशन का खोल तैयार है। अब कर्मचारी यंत्र आदि लगाने का नाजुक काम शुरू करते हैं। अंत में पहिए की परिधि पर लगी 2 छोटी रॉकेट मोटरें छोड़ी जाती हैं और पहिया हमेशा के लिए 1 मिनट में 3 चक्कर की गति से घूमने लगता है। कर्मचारियों के लिए कृत्रिम गुरुत्व की व्यवस्था। अंतरिक्ष में आकर पहली बार भार का अनुभव हुआ और जीवन फिर से पृथ्वी जैसा हुआ, द्रव उड़ेलने लगे। पहिए के 9 भाग हैं: मौसम परीक्षण और नावी संभावनाएं, भावी संभावनाएं। चूंकि स्टेशन पृथ्वी के घूमने की दिशा में सरल कोण पर परिक्रमा करेगा, इसलिए संसार का कोई भाग उससे छूटेगा नहीं। सैनिक विशेषज्ञ यहां से यंत्रों के द्वारा पृथ्वी का चप्पा चप्पा देख सकते हैं। संकटकालीन अस्पताल। खगोल विज्ञान। चंद्रमा का चक्कर लगाने की यात्रा का आयोजन यही होगा। गणक यंत्र, मरम्मत व एयर कंडीशनिंग व्यवस्था, वनस्पति तथा प्राणी प्रयोगशाला। सब ठीक ठाक हो जाने के बाद स्टेशन पर विशेष प्रकार के दूरवीक्षण यंत्र काम शुरू करते हैं। पास ही तैरते हुए विशालकाय यंत्र पहिए के अंदर टेलीविजन पर्दों पर चित्र डालते हैं। एक यंत्र सैनिक विशेषज्ञों के लिए पृथ्वी के चित्र लेता है, बहुत स्पष्ट चित्र। एक दूरवीक्षण यंत्र मौसम संबंधी पर्यवेक्षण करता है ताकि ऋतु विशेषज्ञ
मौसम की दूरगामी भविष्यवाणी करने के उद्देश्य से अध्ययन कर सकें। तीसरा यंत्र चंद्रमा की ओर है। अंतरिक्ष मानव की पहली चंद्र यात्रा भावी अंतरिक्ष यात्राओं में काम आने वाले उपकरणों और विधियों की जांच के लिए होगी। इस नक्शे में रॉकेट की यात्रा पथ अंकित है। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले चंद्रमा तक पहुंचने में रॉकेट को 5 दिन लगेंगे। रॉकेट का गंतव्य वह स्थान होगा जहां चंद्रमा इतने समय में पहुंच जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा से निकालने के लिए 10 मिनट तक मोटरें चलाकर रॉकेट की गति बढ़ाई जाती है। यह मोटरें बंद यान 5 दिन तक चलता जाएगा। रॉकेट यान चलते चलते चंद्रमा के आगे निकल जाता है। फिर गुरुत्वाकर्षण उसकी गति घटाता है और वह नीचे गिरने लगता है। 5 दिन में वह अंतरिक्ष स्टेशन पर गिर पड़ेगा। यहाँ देखिए कि चंद्रयान कैसे बनाया जाएगा। मानव को पृथ्वी से अंतरिक्ष में लाने वाले रॉकेट यान का यात्री भाग काम में लिया जाएगा। रॉकेट यान RM-9 53 फीट लंबा होगा। उसके न डैने होंगे न पूंछ, क्योंकि उसका निर्माण और संचरण अंतरिक्ष में ही होगा। अग्रभाग में आणविक रिएक्टर रहेगा जो स्टीम टरबाइन चलाएगा और इससे यान के यंत्रों व प्रकाश के लिए बिजली पैदा होगी। संवारने सुधारने की भी जरूरत नहीं। मनुष्य को विकिरण से बचाने के लिए कवच रहेगा। नियंत्रण के लिए पहले से बने टेप रहेंगे जो पलक झपकते जितनी अवधि से सारी संचालक प्रक्रिया स्वतः करते जाएंगे। यह रेडियो रेडार एंटेना दिशा के लिए है। 4 कर्मचारियों में से 2 अग्रभाग में और 2 मध्य भाग में रहेंगे। ये है एयरलॉक और अंतरिक्ष सूट। यान के अंदर से इनमें प्रवेश हो सकेगा। ईंधन के 7 आंतरिक टैंकों में हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड रहेगा। भार घटाने के लिए खाली होने पर 6 टैंक अलग कर दिए जाएंगे। बीच का टैंक रहेगा। मान लीजिए कि अब हम चंद्रमा की यात्रा के लिए तैयार हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पर तेजी से तैयारियां हो रही हैं। सबके बाद कप्तान यान में सवार हुआ। सारी यात्रा के संचालन की जिम्मेदारी उस पर है। लेकिन सभी व्यक्तियों का अपना महत्व है। नेविगेटर को अंतरिक्ष में पथ निर्देश करना है। रेडियो ऑपरेटर पृथ्वी से और अंतरिक्ष स्टेशन से संपर्क बनाए रखेगा। इंजीनियर पर भार है यान की मोटरों तथा अन्य यंत्रों के संचालन का। हर चीज जांच ली गई। रॉकेट
छोड़ने के लिए कप्तान सेकंड गिन रहा है। रॉकेट की मोटरें छूटी, मनुष्य का महान अभियान प्रारंभ हो गया। अंतरिक्ष में हर चीज की गति 16,000 मील प्रति घंटा है। चंद्रयान इससे भी ज्यादा रफ्तार से स्टेशन से दूर चला जा रहा है। रफ्तार और बढ़ती है। कप्तान को इंजीनियर की रिपोर्ट मिलती है। इंजीनियर से कप्तान को मोटर का दबाव 447 psi, टर्बो पंप 11,000 चक्र प्रति मिनट, सब बिल्कुल दुरुस्त। अब रॉकेट की मोटरें बंद। छूटे हुए ठीक 10 मिनट 35 सेकंड हुए हैं। मोटरें बंद करते समय गति 22,000 मील प्रति घंटा और ऊंचाई 1,76,502 मील। यान चला जा रहा है, लेकिन कप्तान हर चीज पर ध्यान रखे हुए है। टैंक में हाइड्रोजन 8,550 पाउंड, 30 पाउंड न्यून, 1,405 पाउंड नाइट्रिक एसिड, 45 पाउंड अधिक। नेविगेटर ऑप्टिकल यंत्र व रेडार से तारे टोहने के यंत्र को जांचता है। कंप्यूटर नेविगेटर से मिली जानकारी के आधार पर बताता है कि यान कहाँ है। रेडियो ऑपरेटर सारी रिपोर्टों के टेप रिकॉर्ड अंतरिक्ष स्टेशन को प्रसारित करता है। रिपोर्ट वहां फिर रिकॉर्ड होती है और पृथ्वी को प्रसारित की जाती है। सारे संसार की आंखें यान पर लगी हैं। यान को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 5 दिन लगेंगे। यान असीम ब्रह्मांड में है। वहां हमारी आकाशगंगा जैसी करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। उनके आगे और भी लाखों आकाशगंगाएं हैं। सूर्य हमारे जीवन और शक्ति का स्रोत है। वहाँ वह एक मामूली नक्षत्र है, गैसों का पिंड है, बहुत गर्म है, इतनी गर्मी कि उसे 3 मील मोटे और पृथ्वी से सूर्य तक 30 लाख मील लंबे बर्फ के खंभे पर डाला जाए तो सारा बर्फ सिर्फ 1 सेकंड में पिघल जाए। पृथ्वी से चंद्रमा तक जाकर लौटने में तय होने वाली दूरी सूर्य के व्यास 8,64,000 मील के 2/3 भाग से भी कम होगी, लेकिन कई तारों का व्यास सूरज से 300 गुना है। ब्रह्मांड के जितने भाग की हमें जानकारी है, उसका माप जोक से 15 मील चौड़ा नक्शा बनाया जाए तो हमारा पूरा सौर मंडल, सूरज और सब ग्रह उस पर इस बिंदु के रूप में दर्शाए जाएंगे। उस नक्शे में पृथ्वी, चंद्रमा और चंद्रयान का पथ अत्यंत शक्तिशाली अनुवीक्षण यंत्र से भी नहीं दिखेगा। तथापि अंतरिक्ष के पड़ोसी प्रदेश की यात्रा का यह मनुष्य का पहला प्रयत्न है। यान अब 50 घंटों में
अंतरिक्ष स्टेशन से 1,69,000 मील पहुंच गया है। सब कुछ ठीक है। तभी संकट। एक उल्काखंड नाइट्रिक एसिड टैंक नंबर 2 से टकराया। दबाव तेजी से घट रहा है। छिद्र को ठीक करो। पकड़ने की भुजाएं काम में लो। छेद के पास वाली मोटरों का उपयोग मत करना। कुछ ही क्षण में छेद बंद कर दिया। रिपोर्ट भेजी गई। उल्काखंड का व्यास 1 इंच का 16वां भाग था। कर्मचारी और यंत्र सकुशल। यात्रा योजना के अनुसार ही रही है कि 990 घंटे 53 मिनट और 9 सेकंड बाद पथ की स्थिति के अनुसार 920 घंटे 56 मिनट पर चांद से टक्कर होगी। सुधारक टेप 340 का उपयोग करना होगा। 116 घंटे पर कप्तान ने शक्ति में आवश्यक परिवर्तन करने की तैयारी की। पथ बदलने के लिए मोटरें जरा सी देर चलाई गई। कप्तान, हम चंद्रमा से 60 की जगह 63 मील की दूरी से गुजरेंगे। काफी निकट है, इसको बाद में सुधार लेंगे। कैमरे तैयार हैं। लोग पर्यवेक्षण क्रम 17 के लिए अपने स्थान पर तैयार हैं। नक्शा बनाने का यंत्र चंद्रमा के धरातल की ओर है। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी चंद्रमा के क्षितिज पर डूब रही है। क्षण भर में रॉकेट चंद्रमा के उस तरफ चला जाएगा। हम अगला संदेश चंद्रमा के उस पार निकलने के बाद ही भेज सकेंगे। एक क्षण के अंदर रॉकेट खड्डों और पहाड़ों के पार अंधकार के क्षेत्र में चला जाता है। दिन से रात 3 मिनट के बाद लपटें छोड़ी जाती हैं। कप्तान यंत्र 33 डिग्री पर विकिरण बता रहा है। दूसरा यंत्र भी इतना ही अधिक रेडियो सक्रियता आंक रहा है। नक्शे का यंत्र 15 अंश दक्षिण अक्षांश और मेरिडियन 2 से 10 पर कुछ अजीब चीज दिखा रहा है। उस क्षेत्र में जल्दी जल्दी लपटें छोड़ो और कैमरे चलने दो। उस पहाड़ को देखो, 50,000 फीट ऊंचा होगा। आखिर 122 घंटों में चंद्रमा लगभग 100 मिनट चलने के बाद फिर पृथ्वी दिखने लगी। रेडियो ऑपरेटर ने तुरंत अंतरिक्ष स्टेशन से संपर्क किया और चांद के
विवरणों के टेप प्रसारित किए। स्टेशन ने पृथ्वी को प्रसारित किए। RM-1 पृथ्वी की ओर गिर रहा है। गति बढ़ रही है। 5 दिन गिरता रहेगा हजारों मील की रफ्तार से, लेकिन ईंधन बूंद भर नहीं लगेगा। यह यात्रा 5 लाख मील से भी अधिक की होगी। अंडाकार पथ के कारण पृथ्वी निकट आ रही है। अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में आने के बाद यान को रोकने की सही स्थिति में लाया गया। अब ईंधन के अतिरिक्त टैंकों को अलग करना है। स्टेशन आ रहा है। पृथ्वी के पार रॉकेट छोड़ने के स्वचालित यंत्र तैयार किए गए। अब यान की मोटरें छूटी, टैंक अलग हो गए, यान की गति मापी जा रही है। अब वह स्टेशन की गति और पथ के अनुरूप है। आ गया वापस पृथ्वी की कक्षा में। RM-1 योजना अंतरिक्ष की प्रथम यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। आगामी अंकों में 1 मार्च 1967 वेताल की 2 रोमांचक कहानियां एक ही अंक में। 15 मार्च 1967 वॉल्ट डिज्नी कृत चित्रकथा रॉब रॉय। दोस्तों, यहाँ पे समाप्त होता है। छोटे राजा। तो दोस्तों, मैंने आपको आज इंद्रजाल कॉमिक्स की अंक 38 अंतरिक्ष का यात्री रीडिंग करके सुनाई अपनी आवाज में। तो दोस्तों, इसमें यह है स्टोरी कि विश्व ने जो अंतरिक्ष का पहली बार प्रोग्राम बनाया था, अंतरिक्ष में गए थे और सफलतापूर्वक कैसे अंतरिक्ष पहुंचे हैं, उसके बारे में इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया गया दोस्तों, जिससे कि लोगों को कॉमिक्स के थ्रू ये जानकारी मिले कि अंतरिक्ष का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, कितने विभाग होते हैं और कैसे आखिर तक अंतरिक्ष में पहुंचते हैं, किस किस टेक्निक का यूज करते हैं, इसमें पूरा इसमें दोस्तों बताया गया है।
जिसको कि मैंने पढ़ के आप सुनाया दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही रेयर इंडियन कॉमिक्स है, 38 नंबर है, बहुत ही मुश्किल से मुझे मिली, तो मैंने इसको रीडिंग कर दिया। अब जैसी लगी आप मुझे बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब वीडियो समाप्त करता हूँ, और मेरे चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है अशोक टेरेस गार्डन, उसमें मैं बहुत से मेरे पौधे हैं, उसमें करीब 300 पौधे मैंने लगा रखे हैं अभी छत में, 2000 स्क्वायर फीट की छत में। उसमें भी बहुत ही आनंद आता है पौधों को लगाने में। सब्जियां बहुत लगाता हूं मैं, फूल गोभी, बंद गोभी, बैगन, टमाटर, और नींबू के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, ये सब मैं लगाता हूं दोस्तों। अंजीर का है, कई हैं दोस्तों, और सब्जियां तो बदलती रहती हैं, एक आई दूसरी गई। धनिया लगा रखा है, और अब मैंने दोस्तों पपीते के लगा दिए हैं, और बीज अभी लगाए हैं, और कद्दू, ककड़ी, खीरा, करेला और तोरई, ये सब मैंने अभी लगा दिए हैं, जो कि 1-2 महीने में बिल्कुल बढ़ जाएंगे, तब मजा आएगा देखने में। तो मेरे इस चैनल अशोक टेरेस गार्डन को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, उसमें भी आपको खूब अच्छा आएगा, आनंद आएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।